6 नंबर आंतरिक दायित्व और बाह्य दायित्व। हिसाबी पद्धति में धंधा और मालिक को एक अलग व्यक्ति के रूप में पहचाने जाते हैं। धंधा के मालिक द्वारा जब धंधा को पूंजी प्रदान की जाती है तब वह धंधा का आंतरिक दायित्व बनता है। यानी धंधा का मालिक जब धंधा में पूंजी लाए तो वो धंधा का आंतरिक दायित्व बनता है। धंधा का मालिक के प्रति दायित्व है। अब एक उदाहरण से देखिए कि धंधा द्वारा मालिक को चुकाई जाने वाली रकम धंधा का आंतरिक दायित्व कहलाता है। यानी कि धंधा के मालिक ने रुपया 1 लाख की पूंजी दी है। यह रुपया 1 लाख धंधा का मालिक के प्रति दायित्व है। यह धंधा का बाह्य दायित्व है। धंधा द्वारा तीसरे पक्षकार के पास से उधार खरीदे माल, संपत्ति, सेवा संबंधी चुकाई जाने वाली रकम अथवा उधार ली रकम वापस करने योग्य रकम को बाह्य दायित्व कहते हैं। आपने कोई तीसरे पक्षकार के पास से उधार माल खरीदा हो, संपत्ति खरीदी हो कि सेवा ली हो, तो उसको जो रकम चुकाई जाती है, उधार ली गई रकम जब चुकाई जाती है तो बाह्य दायित्व बनता है। उदाहरण के तौर पर भावना बहन के पास से 50,000 3 वर्ष में वापस करने की शर्त पर उधार लिया है। 2,000 की रमन के पास से उधार माल की खरीदी की और 1,000 भाड़ा के चुकाना बाकी है। 5,000 देवांग के पास से उधार फर्नीचर खरीदा। यह सभी रकमें भविष्य में चुकानी है। यह सभी तीसरे पक्षकार है। अब उसका संबंध देखेंगे। संबंध के आधार पर धंधा के दायित्व में आंतरिक दायित्व मालिक के प्रति का दायित्व है और बाह्य दायित्व किसके प्रति? तीसरे पक्षकार के प्रति दायित्व है। अब मैं तीसरे पक्षकार में बता दिया कि जो कोई उधार माल लिया हो, रकम उधार खरीदी, माल खरीदा हो, किसी के पास से उधार रकम ली हो, फर्नीचर खरीदा, ये सब तीसरे पक्षकार माने जाते हैं। अब चालू दायित्व और गैर चालू दायित्व। आंतरिक और बाह्य दायित्व पूर्व बताए अनुसार धंधा के अन्य व्यक्ति के संबंध के आधार पर निश्चित होते, जबकि चालू और गैर चालू दायित्व समय के आधार पर निश्चित होते हैं। जो दायित्व धंधा को 1 वर्ष में चुकाना हो तो उसे चालू दायित्व कहते हैं। चालू दायित्व को अल्पकाल का दायित्व भी कहते हैं। अल्पकाल के दायित्व में सामान्य रूप से उधार खरीदा माल, खर्च चुकाने बाकी आदि का समावेश होता है। ऊपर उदाहरण में देखा है, मैं रमन के पास से उधार खरीदा माल, भाड़ा चुकाना बाकी, फर्नीचर की उधार खरीदी। अब ये जो दायित्व चालू दायित्व के अंदर अवधि निश्चित है कि जो 1 वर्ष में चुकाया जाए तो उसे चालू दायित्व कहते हैं और चालू दायित्व का दूसरा नाम है अल्पकाल का दायित्व। अब गैर चालू दायित्व धंधा को 1 से अधिक वर्ष के बाद चुकाना होता है, इसलिए उसे गैर चालू दायित्व के रूप में जाना जाता है। गैर चालू दायित्व को दीर्घकाल का दायित्व के रूप में भी पहचाना जाता है। बिन चालू दायित्व में बैंक लोन, ऋण पत्र आदि का समावेश होता है। भावना बहन के पास से उधार ली रकम, यानी गैर चालू दायित्व 1 वर्ष से अधिक समय के लिए होता है और उसके अंदर बैंक लोन है, ऋण पत्र आदि का समावेश उसमें होता है। उसमें समय के आधार पर धंधा के दायित्व में चालू दायित्व, अल्पकाल का दायित्व 1 वर्ष से कम समय के लिए चुकाए जाने वाला, और जो बिन चालू या गैर चालू दायित्व दीर्घकाल का दायित्व होता है जो 1 वर्ष से अधिक समय में चुकाने वाला दायित्व है। अब संपत्तियाँ। धंधा के इकाई में 2 महत्वपूर्ण पहलू है, दायित्व और संपत्तियाँ। दायित्व संबंधी जानकारी अपने ऊपर प्राप्त की। अब संपत्तियाँ संबंधी जानकारी। धंधा प्रारंभ करते समय द्विनोंदीनामा पद्धति यानी दोहरा लेखा प्रणाली में एक तरफ दायित्व उद्भव होता है तो उसके साथ में ही संपत्ति का जन्म होता है। दोहरी लेखा प्रणाली यानी कि एक खाता उधार होता है तो दूसरा खाता जमा होता है। संपत्ति अर्थात ऐसी कोई भी दृश्य या अदृश्य वस्तु बाबत को जो धंधा की मालिकी की हो और उसका आर्थिक मूल्य हो। दूसरे शब्दों में कहे तो आर्थिक साधन जो मालिक ने धारण किए हैं
और उसमें से भविष्य में धंधा को आर्थिक लाभ होना अपेक्षित है। अब अपनी संपत्ति का वर्गीकरण है, जो संपत्ति के वर्गीकरण में जो अचल हो, गैर चालू की स्थिर संपत्तियाँ, दूसरी है चल संपत्तियाँ और तीसरी है अवास्तविक संपत्तियाँ। बिन बिन चालू बिन चालू या स्थिर संपत्तियाँ। अब बिन चालू संपत्तियों की पहचान समय के आधार पर निश्चित होती है। बिन चालू दायित्व की तरह बिन चालू संपत्तियाँ भी 1 वर्ष से अधिक समय अवधि संबंधित होती है। उन्हें दीर्घकाल की संपत्ति और स्थिर संपत्ति के रूप में पहचानते हैं। जैसे चालू दायित्व में था, इसी तरह से चालू संपत्ति में बिन चालू संपत्ति के अंदर 1 वर्ष से अधिक समय की अवधि होती है और उसमें जो स्थिर संपत्तियाँ हैं, जमीन, मकान, प्लांट, यंत्र, फर्नीचर, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ख्याति, फ्रेंचाइज आदि का समावेश किया जाता है। इन संपत्तियों का आयुष्य 1 वर्ष से अधिक समय का होता है। अब जो स्थिर संपत्तियाँ हैं, मानो कि ज़मीन है, अपने ज़मीन खरीदी है, उसको तुरंत अपने बेचते नहीं है, अवधि लंबे समय की होती है। मकान की भी, प्लांट, अपने फर्नीचर खरीदा हो, ट्रेडमार्क, कोई एक प्रकार की अपने ट्रेडमार्क होता है जो मार्का लगाया होता है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, ख्याति, इसके गुडविल है, ये सबका समावेश स्थिर संपत्ति होता है और उसकी आयु क्या 1 वर्ष से अधिक समय की होती है। अब बिन चालू दायित्व को भी 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, दृश्य संपत्तियाँ, अदृश्य संपत्तियाँ। अब 10वां है कि दृश्य संपत्तियाँ। दृश्य संपत्तियाँ ऐसी संपत्तियाँ हैं जो भौतिक अस्तित्व रखती है। दृश्य संपत्तियों को अपने देख सकते, स्पर्श कर सकते। दृश्य संपत्तियाँ बिन चालू संपत्तियों का उपभाग है। दृश्य संपत्तियों में जमीन, मकान, प्लांट, यंत्र, फर्नीचर आदि का समावेश किया जाता है। दृश्य संपत्तियाँ हैं कि जिसको अपने देख सकते हैं, जिसको अपने स्पर्श कर सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, दृश्य संपत्तियाँ कहते हैं। अदृश्य संपत्तियाँ यानी कि जो संपत्तियाँ भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, उनको देखा या स्पर्श नहीं किया जाता है। अदृश्य संपत्तियाँ भी बिन चालू संपत्तियों का उपभाग है, यानी कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ख्याति जैसी संपत्तियाँ अदृश्य संपत्तियाँ हैं जिसको अपने देख सकते नहीं है, परंतु वो अपना महत्व रखती है। अब चालू संपत्तियाँ एक ऐसे प्रकार की संपत्तियाँ हैं जिसका समय काल 1 वर्ष से कम समय का होता है। इन संपत्तियों का रोकड़ में रूपांतरण हो सकता है। धंधा की रोजबरोज के व्यवहार के लिए इन संपत्तियों का उपयोग होता है। इन संपत्तियों में रोकड़ शेष, बैंक शेष, देनदार, लेनी हुंडी, कच्चा माल का स्टॉक, तैयार माल का स्टॉक आदि का समावेश होता है। धंधा या व्यापार की वस्तुओं को माल के रूप में पहचानते हैं। अनाज के व्यापारी के लिए अनाज माल कहलाता है। अब चालू संपत्तियों की अवधि कितनी होती है, 1 वर्ष से कम की होती है और वो रोकड़ में रूपांतरित हो सकता है। और धंधा में रोजबरोज के व्यवहार के लिए ऐसी चालू संपत्तियाँ जैसे कि रोकड़ शेष, बैंक शेष, देनदार, लेनी हुंडी, कच्चा माल जो है, तैयार माल। प्रवाही संपत्तियाँ चालू संपत्तियों के प्रकार के रूप में प्रवाही यानी कि तरल संपत्तियाँ पहचानी जाती। स्टॉक के अलावा सभी चालू संपत्तियों को प्रवाही संपत्तियाँ कहते हैं। इन संपत्तियों का स्टॉक के अलावा शीघ्रता से अर्थात अल्पकाल में रोकड़ में रूपांतरण हो सकता है। उदाहरण के तौर पर देनदार, लेनी हुंडी आदि का शीघ्र से रोकड़ में रूपांतरण हो जाता है। वास्तविक संपत्तियाँ वास्तविक संपत्तियाँ अर्थात कि जिसका वास्तव में मूल्य होता है, इन संपत्तियों का रोकड़ में रूपांतरण होता है। इसमें दृश्य, अदृश्य, चालू संपत्तियों का समावेश किया जाता है। जिन संपत्तियों को बेचने से रकम का उपार्जन हो सकता है, उन्हें वास्तविक संपत्तियाँ कहते हैं। अपने जो संपत्तियाँ हैं, चालू संपत्तियाँ, उसको अपने बेचे तो उसमें से क्या रोकड़ मिले और वास्तविक संपत्तियों का विक्रय करके रोकड़ अपने प्राप्त कर सकते हैं। 15 नंबर के अवास्तविक संपत्तियाँ। अवास्तविक संपत्तियाँ भौतिक स्वरूप नहीं रखती है। अवास्तविक संपत्तियों का उपज मूल्य शून्य होता है। इस प्रकार की संपत्तियों का रोकड़ में रूपांतरण नहीं हो सकता है। यह एक बिन पुनरावर्तित खर्च है। इस कर का लाभ 1 से अधिक वर्षों तक मिलता है। इस रकम को अमुक वर्षों में अपलिखित करना पड़ता है, इसलिए संपत्ति के रूप में दर्शाते हैं।
प्रति वर्ष निर्धारित रकम अपलिखित कर की खर्च के रूप में दर्शाते हैं। अंश या ऋण पत्र प्रकाशित करने का खर्च, अंश या ऋण पत्र, बट्टा, प्राथमिक खर्च आदि का अवास्तविक संपत्तियों के उदाहरण है। अवास्तविक संपत्तियों को प्रसारित राजस्व यानी महसूली खर्च या मुलतवी रखा राजस्व खर्च भी कहते हैं। अब 16 नंबर के आवक या प्राप्ति, धंधा द्वारा किए गए व्यवहारों के परिणाम रूप से जब रकम मिलती है तो उसको आवक या प्राप्ति कहते हैं। इन आवकों को उनके प्राप्ति स्वरूप के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। वर्ष दौरान नियमित मिलती आय या तो आवक और वर्ष दौरान नियमित न मिलती आय। धंधा को प्रतिदिन की प्रवृत्तियों में से नियमित आवक मिलती है, जैसे कि धंधा द्वारा किए विक्रय की आवक, कमीशन की आवक, डिविडेंड की आवक। यह आवक नियमित रूप से मिलती रहती है। अमुक आवक नियमित रूप से नहीं मिलती, जैसे कि धंधा की पुरानी संपत्ति का विक्रय, अंश पूंजी प्राप्त करना, ऋण पत्र प्रकाशित करना आदि आवक नियमित स्वरूप की नहीं है। इसलिए आवक को दो भागों में बांटा जा सकता है। नियमित आवक जो राजस्व आवक गिनी जाती है। जो आवक नियमित रूप से नहीं प्राप्त होती है उसे पूंजीगत आवक कहते हैं। यानी जो आवक अपने नियमित रूप से प्रतिदिन प्राप्त होती है तो उसी आवक को राजस्व आवक या नियमित आय कहते हैं या आवक कहते हैं। और जो आय अपने नियमित रूप से प्राप्त न होती है तो उसे पूंजीगत आय कहते हैं। हमने यहाँ लिखा है कि आवक, पूंजीगत आय और राजस्व आय। अभी आवकों के दो प्रकारों को समझेंगे। पहले 17वां में पूंजीगत आवक। अब पूंजीगत आवक अर्थात कि इस प्रकार की आवक नियमित रूप से नहीं मिलती। इस प्रकार की आवक संपत्ति की बिक्री से प्राप्त होती है, ऋण पत्र प्रकाशित करके प्राप्त की जाती है। संपत्ति का विक्रय बार बार नहीं होता है, ऋण पत्र बार बार प्रकाशित नहीं किए जाते। इस प्रकार की आवक बार बार खड़ी नहीं होती अर्थात कि प्राप्त नहीं होती, तो इस प्रकार की आय को पूंजीगत आय कहते हैं। पूंजीगत आय यानी जो आय अपने नियमित रूप से प्राप्त न होती हो। अपनी संपत्ति बार बार नहीं बेचेंगे, एक ही बार बेचेंगे तो इससे बार बार नियमित आय प्राप्त नहीं होगी। ऋण पत्र यानी कंपनी द्वारा ऋण पत्र बार निगमित किया जाता है, शेयर खरीदा जाता है, तो उसके द्वारा भी बार बार आवक प्राप्त नहीं होती है। इसलिए जो आय अपने नियमित रूप से प्राप्त न होती हो तो उसे पूंजीगत आय गिनते हैं। 18 नंबर है राजस्व या महसूली आय। अब इस प्रकार की आवकों का प्रवाह वर्ष दौरान रहता है। इन आवकों के आधार पर उस वर्ष में कमाया लाभ और हानि जान सकते हैं। इस प्रकार की आवक में बिक्री की आवक, कमीशन की आवक, बट्टा की आवक, भाड़ा की आवक आदि का समावेश होता है। इस प्रकार की आवक बार बार खड़ी होती है। महसूली आवक को राजस्व उपज भी कहा जाता है, यानी जो आय नियमित रूप से अपने प्राप्त होती हो और उसे अपने राजस्व या महसूली आवक या आय कहते हैं। अब 19 नंबर है भुगतान। धंधा द्वारा किए गए व्यवहारों के परिणाम स्वरूप जब रकम चुकाई जाती है तब उसे जावक के रूप में पहचानते हैं। इन खर्चों को उनके चुकाने के स्वरूप के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष दौरान चुकाई जाने वाली नियमित जावक और वर्ष दौरान नियमित न चुकाई जाने वाली जावक। उदाहरण के तौर पे धंधा भाड़ा के मकान में किया जाता है और प्रति मास नियमित भाड़ा चुकाया जाता है। यह जावक नियमित प्रकार की है, पूरे वर्ष दौरान चुकाई जाती है। धंधा में यंत्र खरीदा जाता है तो यह खर्च नियमित प्रकार का नहीं है। इस प्रकार खर्च को भी आवक की तरह ही दो उपविभागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, पूंजीगत खर्च और राजस्व खर्च। यानी भुगतान करना है कि जो अपने नियमित रूप से रकम चुकाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पूंजीगत आय, राजस्व आय। अब खर्च या जावक का उदाहरण के अंदर पूंजीगत खर्च और राजस्व खर्च। अब राजस्व खर्च 20 नंबर है पूंजीगत खर्च। इस प्रकार के खर्च नियमित नहीं होते,
सामान्य रूप से संपत्ति की खरीदी के समय पूंजीगत खर्च होता है। यंत्र की खरीदी संपत्ति बार बार नहीं खरीदी जाती है, इसलिए वह पूंजी खर्च है। ऋण पत्र की रकम वापस की जाए तो भी पूंजी खर्च यानी जावक है। यानी जो आय नियमित रूप से प्राप्त नहीं होती है, मकान संपत्ति खरीदने के समय पूंजीगत खर्च माना जाता है। यंत्र की खरीदी की हो यह संपत्ति बार बार नहीं खरीदी जाती, इसलिए उसे पूंजीगत खर्च कहते हैं। और राजस्व खर्च के अंदर जो खर्च सतत होता रहता है, इन खर्चों का आधार पर लाभ हानि की गणना होती है। तो उस प्रकार के खर्चों में वेतन, मजदूरी, टेलीफोन खर्च, बिजली खर्च, विज्ञापन खर्च आदि का समावेश किया जाता है। अब 22 नंबर है प्रसारित महसूली खर्च। इस प्रकार के खर्चों को अवास्तविक संपत्ति के रूप में पहचानते हैं। जो अपने 15 नंबर की चर्चा जो की कि अवास्तविक संपत्तियां के होमवर्क के अंदर परिभाषा और जो भी आगे चलाया है वह सब लिखकर याद करना है। 23 नंबर एक खर्च, जिस खर्च की रकम का लाभ उसी हिसाबी वर्ष को मिलने वाला हो तो उसे खर्च कहते हैं। यानी कि 12 मास का होता है। अब हिसाबी वर्ष 12 मास का होता है, इस खर्च को महसूली खर्च कहते हैं। उदाहरण के तौर पे वेतन, मजदूरी, दलाली, कमीशन, बट्टा, घिसाई आदि। अब उपज, माल या सेवा का ग्राहक को क्रमशः विक्रय किया जाए अथवा दी जाए तब धंधा को उपज हुई गिनी जाती है। उधार विक्रय किया जाए और रकम मिलनी बाकी हो तो उसे भी उपज कहते हैं। उसके अलावा अन्य आवक, ब्याज, भाड़ा, कमीशन, डिविडेंड जिस वर्ष में मिलता हो अथवा उस वर्ष का मिलना बाकी हो तो उसे भी उपज में शामिल किया जाएगा। जो रकम अपने को आय के रूप में प्राप्त होती है, यानी कि कोई माल का उधार विक्रय किया हो पर रकम भविष्य में तो मिलेगी ही, इसलिए उसे भी उपज के रूप में गिनेंगे। अब लाभ, वर्ष दौरान भी नियमित आवक यानी महसूली आवक और जिसे नियमित जावक महसूली जावक के रूप में जाना जाता है। घटाने पर बड़ी रकम को नफ़ा कहते हैं। धंधा की रोज बरोज की आवक का जावक पर आदित्य नफ़ा कहलाता है। यह महसूली नफ़ा है। हिसाबों में इस प्रकार के नफ़ा की गणना लाभ हानि खाते पर से होती है। इस प्रकार का नफ़ा या लाभ महसूली लाभ कहलाता है, कारण कि यह नफ़ा महसूली आवक और महसूली जावक का अंतर है। नियमित प्रकार का नफ़ा है, परंतु कई बार अनियमित प्रकार के नफ़ा का सृजन भी होता है, जिसे पूंजी लाभ के रूप में जाना जाता है। यानी कि जो अपने रकम नियमित रूप से मिलती हो, रोज़ बरोज़ की आवक हो, उसमें से अपने कितना खर्च किया और जो रकम बचे, आवक से खर्च कम हो तो लाभ होगा और आवक से खर्च अधिक हो तो हानि होती है। तो अपने जान सकते हैं नियमित रूप से, और जो अपने लाभ या हानि नियमित प्रकार से नहीं जान सकते तो उसे पूंजी लाभ कहते हैं। अब हानि, नफ़ा से हानि की गणना विरुद्ध में होती है। वर्ष दौरान की नियमित जावकों में से नियमित आवकों को घटाने पर अंतर की रकम को नुकसान या हानि कहते हैं। इसको महसूली नुकसान कहते हैं। व्यवहार में नुकसान के लिए हानि शब्द भी प्रचलित है। अब नुकसान के अन्य प्रकार में कोई भी प्रकार की प्रवृत्ति किए बिना भी नुकसान उद्भव होता है, उसका भी हिसाबी बही में लिखा किया जाता है। आग लगने से माल जल गया, इस माल की कीमत 5,000 हो तो यह नुकसान 5,000 का है ऐसा कहा जाएगा। माल की चोरी हो जाए, रास्ते में दुर्घटना से नष्ट हो, बरसात में भीगे जाए आदि नुकसान के उदाहरण हैं। किसी संपत्ति की दुर्घटना हो तो इस बनाव से भी नुकसान होता है। यह नुकसान पूंजीगत हानि कहलाती है। अब लाभ अर्थात नफ़ा और लाभ समानार्थी शब्द के रूप में प्रचलित है। 29 नंबर खरीदी, धंधा में बहुत सी वस्तुएं सेवाएं खरीदी जाती है। यह सभी खरीद धंधा की खरीद के रूप में नहीं पहचानी जाती है। यह धंधा के खर्च माने जाते हैं। व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता हो
और वह माल खरीदे उसको हिसाबी पद्धति में खरीदी कहते हैं। यानी कि धंधा का जो भी व्यापारी है अपने धंधा के लिए जो भी वस्तु खरीद कर लाता है तो उसे हिसाबी पद्धति में खरीदी कहते हैं। अपने दूसरे को वस्तु या सेवा खरीदते हो तो उसे खरीदी के धंधा की खरीदी नहीं मानते। मानो कि धंधा के अंदर अनाज का व्यापारी द्वारा स्टेशनरी खरीदी जाए तो वह स्टेशनरी खर्च है, परंतु अनाज खरीदे तो अनाज के लिए खरीद और क्रय गिना जाएगा। यह खरीदी रोकड़ अथवा उधार स्वरूप या साख पर हो सकती है। खरीदी दो प्रकार से हो सकती है, रोकड़ में भी हो सकती है या साख पर भी, यानी साख यानी उधार पर भी खरीद सकते हैं। अब बिक्री, व्यापारी को धंधा में से विविध प्रकार की आवक मिलती है। यह सभी आवक बिक्री के रूप में ध्यान में नहीं ली जाती है। व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता हो और उस माल का विक्रय करे उसको हिसाबी पद्धति में बिक्री कहते हैं। अनाज के व्यापारी द्वारा अनाज बेचकर जो आवक खड़ी की जाए उसे बिक्री कहते हैं। यानी बिक्री के अंदर, धंधा के अंदर तो विविध प्रकार की आवक होती है, परंतु वो सभी आवकों को अपने हिसाब के अंदर ध्यान में नहीं लेंगे। जिस वस्तु का व्यापारी व्यापार करता हो और उसमें से माल का विक्रय करे तो जो उसको हिसाबी पद्धति में बिक्री कहते हैं। माल का स्टॉक, व्यापारी द्वारा व्यापार करने के हेतु से जो माल खरीदा जाए उसमें से बचा हुआ माल स्टॉक कहलाता है। उदाहरण के रूप में एक व्यापारी ने 70,000 का माल खरीदा हो और उसमें से 45,000 का माल 75,000 में बेचा तो स्टॉक 25,000 का रहेगा। 70,000 से उसने 45,000 का माल बेच दिया तो स्टॉक कितना बचा? 25,000 का, और 70,000 में से 45,000 का होगा। हिसाबी वर्ष के अंत में 25,000 अंतिम स्टॉक के रूप में गिना जाएगा। दूसरे वर्ष के लिए वह प्रारंभ में 25,000 का प्रारंभिक स्टॉक गिना जाएगा। अंतिम स्टॉक चालू संपत्तियां गिनी जाती है। स्टॉक बराबर खरीदे माल में से बेचा माल। अपने जब माल पहला माल खरीदता है तो उसे प्रारंभिक स्टॉक कहते, और फिर उस स्टॉक में से जो भी माल बेचा जाता है और बाकी जो माल पड़ा रहता है उसे अंतिम स्टॉक कहते हैं। यानी माल में प्रारंभिक स्टॉक और अंतिम स्टॉक दो प्रकार के स्टॉक होते हैं। 32 नंबर है देनदार। व्यापारी द्वारा अपने ग्राहकों को उधार अथवा साख पर माल का विक्रय किया जाए तब ग्राहक को देनदार कहा जाता है। यानी व्यापारी अपने ग्राहक को उधार माल बेचे या साख पर माल का विक्रय करे तो उसे ग्राहक को क्या कहेंगे? देनदार कहेंगे। ग्राहक को जितने रुपया में माल उधार विक्रय किया हो उतनी रकम का वह धंधा का देनदार बनता है। अब देनदार को भी चालू संपत्ति में गिना जाता है। 33 नंबर है लेनी हुंडी। लेनी हुंडी एक लिखित दस्तावेज जिसमें दो पक्षकार होते हैं, हुंडी लिखने वाला और हुंडी स्वीकार करने वाला। जिसमें हुंडी लिखने वाला भविष्य की निर्धारित तारीख पर निश्चित रकम पाने का अधिकार धारण करता है, उसका लेना बनता है। हुंडी लेखक के लिए लेनी हुंडी गिनी जाती है। इस लिखित दस्तावेज में हुंडी स्वीकार करता निर्धारित समय पर निर्धारित रकम हुंडी लेखक को चुकाएगा, ऐसी लिखित जवाबदारी स्वीकार करता है। लेनी हुंडी में भी हुंडी लेखक को पकने की तारीख पर हुंडी में लिखी रकम हुंडी स्वीकार करने वाला चुकाता है। सामान्य रूप से लेनी हुंडी देनदार में से उत्पन्न होती है। सुविधाजनक हुंडी भी व्यवहार में प्रचलित है। इस संबंधी अधिक चर्चा आगे जब हुंडी का चैप्टर आता है उसमें करें। लेना या प्राप्य, व्यापारी द्वारा धंधा के व्यवहारों के कारण अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के पास से कोई रकम भविष्य में प्राप्त करनी बाकी हो तो उसे लेना या प्राप्य ले के रूप में पहचानते हैं। देनदार और लेनी हुंडी का लेना में समावेश किया जाता है। अन्य लेना में कमीशन मिलना बाकी, भाड़ा मिलना बाकी, ब्याज मिलना बाकी, पेशगी चुकाए खर्च आदि का समावेश किया जाता है। लेना चालू संपत्ति गिनी जाती है। अपने लेना यानी प्राप्य में अंदर बताए देनदार आता है, लेनी हुंडी आती है, मिलनी बाकी आय है और पेशगी चुकाए खर्च, ये सब आर्थिक चिट्ठे के अंदर पक्की तलपट में संपत्ति लेना पक्ष में लिखेंगे। उसकी चर्चा आगे के चैप्टर में करेंगे। लेनदार,
जिस प्रकार व्यापारी उधार माल का विक्रय करता है, उसी प्रकार उधार माल की खरीदी भी करता है। जिस व्यक्ति के पास से उधार माल खरीदा जाता है, वह व्यक्ति धंधा का लेनदार बनता है। व्यापारी के पास से जितनी रकम के माल की उधार खरीदी की हो, उतनी रकम के लिए वह व्यक्ति धंधा का लेनदार बनता है। लेनदारों को चाली दायित्व के रूप में गिना जाता है। अब देनी हुंडी। देनी हुंडी एक लिखित दस्तावेज है। उसमें भी दो पक्षकार होता है, एक हुंडी लिखने वाला और एक दूसरा हुंडी स्वीकार करता। जिसमें हुंडी स्वीकार करने वाला भविष्य की निर्धारित तारीख पर निश्चित रकम चुकाने की जवाबदारी स्वीकार करता है। देनी हुंडी उसका दायित्व बनता है। हुंडी स्वीकार करने वाले के लिए वह देनी हुंडी गिनी जाती है। यह लिखित दस्तावेज में हुंडी स्वीकार करने वाला निर्धारित समय पर निर्धारित रकम हुंडी लेखक को चुकाएगा, ऐसी लिखित जवाबदारी स्वीकार करता है। देनी हुंडी में हुंडी स्वीकार करने वाला पकने की तारीख पर हुंडी की लिखित रकम हुंडी लिखने वाले को चुका देता है। देनी हुंडी लेनदारों में से उद्भव होती है। देवा। व्यापारी द्वारा धंधा के व्यवहारों के कारण अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को कोई रकम भविष्य में चुकानी हो तो उसे देवा के रूप में पहचानते हैं। लेनदार और देनी हुंडी की रकम का देवा दायित्व में समावेश किया जाता है। उसके अलावा अन्य देवा में अदत्त वेतन, अदत्त मजदूरी, अदत्त खर्च, पेश की प्राप्त आय आदि का समावेश होता है। अदत्त खर्च यानी कि चुकाना बाकी खर्च, अदत्त मजदूरी यानी चुकानी बाकी मजदूरी, अदत्त कोई भी प्रकार का खर्च हो यानी चुकाना बाकी, और पेशगी प्राप्त आय यानी कि पहले से जो भी आय चुकाई हो उसका समावेश होता है। और तो देवा या दायित्व तो उसमें क्या आएगा? लेनदार, देनी हुंडी, अदत्त खर्च, पेशगी प्राप्त आवक। लागत। कोई भी वस्तु तैयार करने के लिए अथवा सेवा प्रदान करने के लिए जिन खर्चों का समावेश किया जाता उन खर्चों का योग लागत कहलाती है। अपने जो भी वस्तु या सेवा तैयार करने के लिए जो भी खर्च करते हैं तो उन खर्चों का योग करेंगे तो लागत मिलेगी। सामान्य रूप से माल सामान की लागत, मजदूरी खर्च और अन्य लागत का समावेश होता है। अब वाउचर। वाउचर यह धंधा के व्यवहार का लिखित प्रमाण पत्र है। वाउचर के आधार पर व्यवहार का प्रकार निश्चित होता है कि रोकड़ व्यवहार है, कि साख का व्यवहार है, खरीदी का व्यवहार है, बिक्री का व्यवहार है, बैंक के साथ का व्यवहार है, खर्च का व्यवहार है, आवक का व्यवहार है, संपत्ति का व्यवहार है, देवा का व्यवहार आदि का प्रकार के वाउचर के आधार पर निश्चित किया जाता है। व्यवहार का प्रकार निश्चित होने के पश्चात खाते के नियमों के आधार पर व्यवहारों को धंधा में हिसाबी बही में लिखा जाता है। अब वाउचर अर्थात अपने कोई भी वस्तु की खरीदी करते, रोकड़ में खरीदेगा तो रोकड़ का वाउचर मिलेगा, उधार होगा तो और साख का वाउचर मिलेगा। यानी वाउचर एक व्यवहार लिखते समय वाउचर के ऊपर से व्यवहार लिखे जाते हैं, तो इसलिए वाउचर प्राप्त करना जरूरी है। बट्टा। बट्टा शब्द माल के खरीद बिक्री में से उद्भव होता है। खरीद या बिक्री की रकम में से शर्तों के अधीन अमुक रकम घटाई जाती है और शुद्ध रकम चुकाई जाती है। जो रकम कुल रकम में से घटाई जाती है उसे बट्टा कहते हैं। उदाहरण के तौर पे खरीदी और बिक्री की कुल रकम में से जितनी रकम कम चुकाई जाती है या मिलती है उसे बट्टा कहते हैं। बट्टा दो प्रकार के होते हैं, व्यापारी बट्टा और रोकड़ बट्टा। बट्टा यानी कि अपने जो वस्तु खरीदते हैं उसके अंदर से 10%, 5% जो कम रकम चुकानी पड़ती है। मानो कि 10,000 की वस्तु की खरीदी की, उसके ऊपर 10% बट्टा दिया तो 1,000 बट्टा होगा, तो रकम माइनस करके देंगे तो उसे बट्टा कहते हैं। बट्टा दो प्रकार के होते हैं, व्यापारी बट्टा। व्यापारी बट्टा द्वारा विक्रय के समय कुल कीमत में से अमुक प्रतिशत रकम घटा कर दी जाती है, उसे व्यापारी बट्टा कहते हैं। व्यापारी बट्टा का लेखा बही में नहीं किया जाता है। माना कि 10,000 का माल 2% व्यापारी बट्टा से बेचा हो तो कुल कीमत 10,000 में से 2% यानी 200 रुपया घटाई जाएगी, तो 9,800 का बिक्री बही में लिखा जाएगा। व्यापारी बट्टा की हिसाबी बही में लेखा नहीं किया जाता है। रोकड़ बट्टा। बिक्री माल की रकम जल्द से प्राप्त हो, इस हेतु से ग्राहक को आकर्षित करने के लिए मिलने योग्य रकम में से जो रकम काट कर दी जाती है
उसे रोकड़ बट्टा कहते हैं। रोकड़ बट्टा का बही में लेखा किया जाता है। व्यापारी बट्टा घटाने के बाद में रोकड़ बट्टा गिना जाता है। यानी कि अपने जो पहले गिना व्यापारी बट्टा में 10,000 का 2% बट्टा से विक्रय किया तो 9,800 मिला। अब 9,800 की रकम पर 200 रोकड़ बट्टा दिया जाए तो ग्राहक व्यापारी को 9,600 ही चुकाएगा। 200 रोकड़ बट्टा गिना गया है, इसलिए 200 रुपया कम दी जाएगी रकम। इसे रोकड़ बट्टा कहते हैं। अब प्राप्त बट्टा, दिया बट्टा। प्राप्त बट्टा या दिया बट्टा रोकड़ बट्टा होता है। इस बट्टा का लेखा बही में किया जाता है। प्राप्त बट्टा आवक या उपज के रूप में गिनी जाती है और दिया बट्टा खर्च गिना जाता है। अब मानो कि प्राप्त बट्टा, व्यापारी द्वारा माल खरीदा जाए, व्यापारी को चुकाए पात्र रकम कम चुकानी हो तो जितनी रकम कम चुकाई गई हो उसे प्राप्त बट्टा कहते हैं। यह धंधा की आवक है, उपज गिनी जाती है। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे रमीला बहन के पास से 10,000 का माल खरीदा, 15 दिन में रकम चुकाई जाए तो 2% बट्टा मिलेगा। यदि रमीला बहन को 15 दिन में रुपया 10,000 चुका दिए जाए तो 10,000 के बदले में उसको 9,800 यानी 2% बट्टा रोकड़ बट्टा मिलेगा। 200 रुपया वह चुका कट करके देना पड़ेगा। 200 प्राप्त बट्टा माना जाएगा। इसलिए बही में प्राप्त बट्टा के रूप में हिसाबी लेखा होगा। यह धंधा की उपज गिनी जाएगी। दिया बट्टा, व्यापारी द्वारा माल बेचा गया हो और व्यापारी को प्राप्त रकम कम मिलने वाली हो तो जितनी रकम कम मिलेगी उसे बट्टा कहेंगे। यह धंधा का खर्च है। अब कल्पना बहन को रुपया 15,000 का माल बेचा गया, 10 दिन में रकम चुकाए तो 2% बट्टा दिया जाएगा। तो 10 दिन में जो रकम वसूल मिल जाए तो 15,000 के बदले में अपने 15,000 का 2% करो तो 300 रुपया कम होगा। तो अपने 15,000 में से 300 माइनस करेंगे तो 14,700 रुपया चुकाना पड़ेगा। 300 रुपया दिया बट्टा है, जो दिया बट्टा हिसाबी लेखा में लिखा जाएगा। यह धंधा के लिए खर्च है। अब घिसाई धंधा का खर्च। प्रतिवर्ष संपत्ति की कीमत में से निर्धारित दर से कमी की जाती है। जितनी रकम कम की जाती है उसे घिसाई कहते हैं। सरकार को कर चुकाने से पहले आवक में से घिसाई घटाई जाती है। घिसाई धंधा का बिन रोकड़ खर्च है। डूबत ऋण, जब धंधा द्वारा उपज माल का विक्रय किया, उधार माल का विक्रय किया जाता है, तब जिसको उधार माल बेचा है उसे धंधा का देनदार कहते हैं और उसके पास से बिक्री की रकम वसूल करनी होती है। धंधा का देनदार धंधा की संपूर्ण रकम अपनी कमज़ोर आर्थिक स्थिति के कारण चुका नहीं पाता है। धंधा द्वारा निर्धारित प्रयत्न करने के बाद भी कुल रकम में से जितनी रकम वसूल नहीं हो सकती उसे डूबत ऋण कहते हैं। डूबत ऋण भी धंधा का खर्च नहीं परंतु नुकसान माना जाता है। शाहूकार, जो व्यक्ति अपनी नियमित जवाबदारी नियमित रूप से चुका देता हो, जो व्यक्ति अपनी वित्तीय जवाबदारी नियमित रूप से चुका देता हो, जिसकी संपत्ति उसके दायित्व से अधिक हो, वह व्यक्ति ईसाई पद्धति की भाषा में साहूकार कहलाता है। दिवालिया, जो व्यक्ति अपना वित्तीय दायित्व नियमित रूप से चुकाता न हो तो उसे व्यक्ति को हिसाबी पद्धति की भाषा में दिवालिया व्यक्ति कहते हैं। जब तक अदालत द्वारा व्यक्ति को दिवालिया घोषित न किया जाए तब तक व्यक्ति को दिवालिया नहीं कह सकते हैं। जो व्यक्ति अपने को रकम नहीं चुकाता है और उसको कानूनी कार्यवाही के द्वारा जब तक कानून द्वारा उसे दिवालिया घोषित नहीं किया जाता है तब तक व्यक्ति को दिवालिया नहीं कह सकते हैं। अब उधार जमा, हिसाबी पद्धति के पाया के 2 शब्द हैं। दोहरा लेखा प्रणाली को द्विनोदी नामा पद्धति में प्रत्येक व्यवहार की दोहरी असर की जाती है। उधार और जमा, उधार जमा का सही हिसाबी पद्धति का शुद्ध और सही शुद्ध स्पष्टीकरण आगे के पाठ में आता है, परंतु यहाँ पे थोड़ा प्राइमरी बेस से जाएंगे कि हिसाबी पद्धति में 2 पक्षकारों का उपयोग किया जाता है। बाई ओर को हिसाबी पद्धति में उधार पक्ष कहा जाता है और दाई ओर की हिसाबी पद्धति में जमा पक्ष किया जाता है।
हिसाब में कोई खाता उधार करना अर्थात खाता के उधार पक्ष में अर्थात बाईं ओर हिसाबी लेखा करना, और हिसाब में कोई खाता जमा करना अर्थात खाता के जमा पक्ष में अर्थात के दाईं ओर हिसाबी लेखा करना। उधार जमा के नियम आगे के लेसन में आएगा। खाता धंधा की अमुक वस्तुओं या व्यक्तियां संबंधित व्यवहार एक से अधिक प्रमाण में होते हैं। यह व्यवहार उधार असर पाने वाले उधार पक्ष में लिखे जाएंगे और जमा असर पाने वाले जमा पक्ष में लिखे जाते हैं। जिस भी वस्तु या व्यक्ति से संबंधित सभी व्यवहार हिसाबी बही में एक ही स्थान पर लिखे जाए और व्यवहारों का सारांश जान सके उसको खाता कहते हैं। पुष्पाबंध धंधा के ग्राहक है, उसको उधार विक्रय किया जाए। माना कि वर्ष में 20 बार उधार विक्रय किया जाता और उनके द्वारा हिसाबी निपटारा भी 20 बार किया जाए, तो उस प्रकार पुष्पाबंध के साथ वर्ष में अलग अलग तारीख को 20 गुणा 2 यानी 40 व्यवहार हुए हैं। ये सभी व्यवहार हिसाबी बही में एक ही स्थान पर लिखे गए होंगे, तब उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ पर ये व्यवहार लिखे हैं उसे पुष्पाबेन का खाता कहते हैं। पुष्पाबन व्यक्ति है, इसलिए उसे व्यक्ति खाता कहा जाता है। व्यक्ति के खातों की तरह ही माल का खाता, संपत्ति का खाता, उपज का खाता, खर्च का खाता आदि खाते तैयार किए जाते हैं। हिसाबी पद्धति का अर्थ, लक्षण और उससे संबंधित अन्य जानकारी लेने के बाद हिसाब लिखने नामा पद्धति के विषय में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे।